हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड एग्जामिनेशन 2021 में आए हुए इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो सेक्शन 1 जो कि हमारा इंग्लिश का सेक्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से 5 जो है वो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। यानी कि एक पैसेज दिया हुआ है, उस पैसेज को रीड करना है और उन पर बेस्ड जो 5 क्वेश्चन हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इनको सॉल्व करना है। तो किसी भी पैसेज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक बार उस पैसेज को पूरा पढ़ना बहुत ज़रूरी है और एक बेसिक आइडिया पता लगाना ज़रूरी है कि ये पैसेज आखिर किस बारे में है। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ वर्ड का मीनिंग भी पता होना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस पैसेज से ना। तो गिवन है कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, यानी कि इस पैसेज में मेनली बताया गया है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होता क्या है। अगर बात करें सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। आखिर ये सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होता क्या है, तो इसको एक्सप्लेन किया गया है कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग जो है इन इट्स ब्रॉडेस्ट मीनिंग, यानी कि मोटे तौर पर डिस्क्राइब अ प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल्स टेक द इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब होता है पहल। ओके, इंडिविजुअल हो गया मतलब कोई भी पर्सन। सो टेक द इनिशिएटिव विथ और विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स इन डायग्नोजिंग। डायग्नोज मतलब होता है पता लगाना। डायग्नोज मतलब क्या होता है? पता लगाना या एग्जामिन करना। देयर लर्निंग नीड्स। फॉर्मुलेशन ऑफ लर्निंग गोल्स। फॉर्मुलेशन मतलब बनाना या सेट करना। क्या सेट करना? लर्निंग गोल्स, यानी कि कुछ सीखने की गोल। ओके, आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज फॉर लर्निंग, यानी कि लर्निंग के लिए रिसोर्स यानी संसाधन आइडेंटिफाई करना, पता करना। चूजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज, और फिर क्या क्या हमारी योजना होनी चाहिए, उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको चूज करना। एंड इवेल्युएटिंग लर्निंग आउटकम्स। आउटकम्स मतलब होता है रिजल्ट, और जो लर्निंग का जो रिजल्ट आया उसको फाइनली एनालाइज करना। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि जो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है, अगर मोटे तौर पर बोला जाए तो ये एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि कोई भी पर्सन या जिसमें कि हम अपने लर्निंग नीड्स को पता करते हैं कि आखिर हमें कुछ सीखने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, और वो ये पता करने के लिए हम या तो खुद से करते हैं या किसी का हेल्प ले सकते हैं। ओके ना, तो और सिर्फ और जब ये लर्निंग नीड्स पता कर लेते हैं कि आखिर किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? लर्निंग गोल सेट करते हैं कि आखिर क्या क्या मुझे सीखना है। ठीक है, और उन गोल्स के लिए मुझे क्या क्या सोर्सेज की आवश्यकता होगी, क्या क्या संसाधन जुटाने होंगे, और फिर जब संसाधन जुट जाएगा, जब लर्न क्या क्या सीखना है वो पता चल जाएगा, ठीक है, उसके बाद एक स्ट्रेटजी की जरूरत पड़ेगी। आखिर कौन सा स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाए और किस स्ट्रेटजी को लागू किया जाए। ओके ना, तो यही है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। अगर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की बात की जाए तो इसका मतलब होता है, सेल्फ का मतलब होता है खुद, यानी कि स्व, ठीक है, और डायरेक्टेड मतलब होता है निर्देशित। तो सेल्फ डायरेक्टेड का मतलब हो गया स्व निर्देशित। ओके ना, आगे देखते हैं। Thus, it is important to attain new knowledge easily and skillfully for the rest of his or her life। यानी कि अगर कोई भी पर्सन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के थ्रू लर्न कर रहा है, यानी कि वो कोई भी पर्सन अगर खुद से लर्न कर रहा है बिना किसी के गाइड के हेल्प से, बिना किसी टीचर के हेल्प से, तो उसके आने वाले फ्यूचर वाले समय में कुछ न्यू भी चीज़ या कोई भी न्यू नॉलेज एक्वायर करना उसके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगी। ओके, तो ये है इंपॉर्टेंस किस चीज़ का? सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का। ओके, तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में बेसिकली क्या करता है, कोई भी इंडिविजुअल जो है, कोई पर्सन जो है, वो या तो खुद से या किसी के हेल्प से अपने लर्निंग नीड्स को पता करता है कि आखिर मुझे सीखना क्या है। ओके, आखिर मेरे में कमी क्या है। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं, यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कि इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एन इंडिविजुअल टेक्स इनिशिएटिव विथ और विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स। बिल्कुल, या तो इंडिविजुअल क्या करता है, जो पहल उठाता है, जो कदम उठाता है, वो या तो खुद से या किसी और के हेल्प से। ओके, तो पहला नंबर पैसेज का आंसर हमारा ये हो गया, पहला नंबर क्वेश्चन का ना।
आगे देखते हैं। तो आगे बोला जा रहा है व्हाट इज द नीड ऑफ फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, यानी कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की आवश्यकता क्या है, क्यों जरूरत है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की। ठीक है, क्यों हमें खुद से लर्न करना चाहिए चीज़ों को ज़्यादा। तो सबसे पहला रीजन इसमें बताया जा रहा है कि वन रीजन इज दैट देयर इज कन्विंसिंग एविडेंस। कन्विंस मतलब संतोषजनक, ओके, और एविडेंस मतलब सबूत। तो एक रीजन है कि एक कन्विंसिंग एविडेंस मिला है, एक संतोषजनक सबूत मिला है कि वैसे पीपल हु टेक इनिशिएटिव, यानी कि जो पहल लेते हैं लर्निंग में, ठीक है, लर्निंग के लिए जो पहल उठाते हैं, लर्न मोर थिंग्स एंड लर्न बेटर देन पीपल वेटिंग टू बी टाउट, यानी कि जो खुद से लर्न करने का कदम उठाते हैं या पहल करते हैं, वो ज़्यादा बेटर तरीके से लर्न करते हैं उनकी अपेक्षा जो कि वेट कर रहे होते हैं कि कोई उन्हें आकर क्या कर दे, सिखाए। ठीक है, किनकी अपेक्षा, उनकी अपेक्षा जो उन्हें आकर क्या करे, सिखा दे। ओके, पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन क्या है, द सेकेंड रीजन इज दैट सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग जो है इज मोर इन ट्यून विथ आवर नेचुरल प्रोसेस ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट मतलब मेंटल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल मतलब मेंटल, साइकोलॉजिकल का क्या मतलब हुआ, मेंटल। ओके, तो दूसरा रीजन ये है कि जो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है वो इन ट्यून है, यानी कि तालमेल, इन ट्यून मतलब हो ना कि तालमेल रखना, यानी कि वो हमारे जो नेचुरल प्रोसेस, यानी कि जो हमारा प्राकृतिक जो प्रोसेस है, हमारा जो नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, जो मेंटल डेवलपमेंट का, उससे ज़्यादा तालमेल बैठता है किसका, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का। मतलब ये हुआ कि जो नेचुरल प्रोसेस है, जो नेचर हमें बनाया है, इस तरह बनाया कि हमारा मेंटल डेवलपमेंट तभी होगा जब हम लोग सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग करेंगे, यानी कि हम लोग खुद को गाइड करेंगे कुछ न्यू चीज़ सीखने के लिए। ओके, और यही क्या है, एन इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ मैच्योरिंग इज डेवलपिंग द एबिलिटी टू टेक इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर ओन लाइफ्स टू बिकम इंक्रीजिंगली सेल्फ डायरेक्टेड। और मैच्योर होने का एक इसेंशियल, एक आवश्यक, इसेंशियल मतलब होता है आवश्यक, और एस्पेक्ट मतलब हो गया पहलू। तो मैच्योर होने का यानी कि मैच्योरिटी गेन करने का, यानी कि सोचने समझने की शक्ति गेन करने का एक आवश्यक पहलू क्या है, डेवलपिंग द एबिलिटी टू टेक इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर ओन लाइफ्स टू बिकम इंक्रीजिंगली सेल्फ डायरेक्टेड। यानी कि सेल्फ डायरेक्टेड यानी कि खुद को डायरेक्ट करना या खुद को निर्देश करना किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, या कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निर्वहन करने के लिए। ओके, तीसरा रीजन, द थर्ड रीजन इज दैट मैनी ऑफ द न्यू डेवलपमेंट इन एजुकेशन पुट अ हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द लर्नर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है हमारा क्या, दायित्व। ओके, तो जो तीसरा रीजन है कि जितना बहुत सारा जो न्यू डेवलपमेंट हुआ है एजुकेशन में, ठीक है, उससे क्या हुआ है, जो लर्नर है यानी कि जो सीखने वाले हैं उन पर एक बहुत बड़ा दायित्व हो गया है किस चीज़ का, टू टेक अ गुड डील ऑफ इनिशिएटिव इन देयर ऑन लर्निंग। यानी कि खुद से लर्न करने के लिए उनको कदम उठाने का एक न्यू दायित्व हो गया जो न्यू एजुकेशन सिस्टम में डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो टू मीट दी चैलेंजेस इन टुडेज इंस्ट्रक्टिव इन्वायरमेंट, यानी कि आज का कैसा इन्वायरमेंट है, इंस्ट्रक्टिव इन्वायरमेंट, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग जो है वो क्या है, बहुत ही एसेंशियल है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर इज नीड फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग बिकॉज, यानी कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की जरूरत क्यों है। पहला, इट इज़ लेस चैलेंजिंग, बिल्कुल नहीं। इट हेल्प्स पीपल टू लर्न मोर थिंग्स एंड लर्न बेटर, बिल्कुल। यानी कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग क्या करता है, जैसे यहाँ देख सकते हैं कि ये पीपल को लर्न मोर थिंग्स यहाँ पे दिया हुआ है एंड लर्न बेटर देन अदर पीपल। ओके, इसका आंसर ये हो गया ना। अब बताया जा रहा है विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, यानी कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग जो है वो कौन सा वर्ड, पहला है एक्टिव लर्निंग, दूसरा है पैसिव लर्निंग, तीसरा है कंपल्सरी और चौथा है रिपल्सिव। कंपल्सरी तो हो नहीं सकता, कंपल्सरी मतलब होता है जो कि जरूरी हो, ठीक है, या जो कि बाध्य हो, ठीक है, क्योंकि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग जो है वो बाध्य नहीं होता है। रिपल्सिव मतलब होता है जिससे क्या हो, हेट हो, जिससे नफरत हो, तो ये भी हो नहीं सकता। पैसिव मतलब होता है अगर कोई
दूसरा आकर कुछ कर दे। पैसिव लर्निंग यानी कि हम लोग अगर किसी दूसरे से सीखें, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता है। एक्टिव मतलब होता है जो खुद से किया जाए। तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का बेस्ट वर्ड कौन सा हो जाएगा? एक्टिव लर्निंग ना। क्वेश्चन नंबर 4, द मॉडर्न इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं ऑथर ने लास्ट में कहा है कि टू मीट द चैलेंजेस इन टुडेज इंस्ट्रक्टिव इन्वायरमेंट, यानी कि आज का इन्वायरमेंट कैसा है? इंस्ट्रक्टिव इन्वायरमेंट है, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इंस्ट्रक्टिव इन्वायरमेंट। ओके ना। द सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची। सिनोनिम का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची। यानी कि डायग्नोजिंग, यानी कि डायग्नोजिंग जो है वो बना हुआ है वर्ड डायग्नोज से। किससे बना हुआ है? डायग्नोज से। डायग्नोज का मतलब होता है एग्जामिन करना। डायग्नोज का मतलब होता है एग्जामिन करना, यानी कि जांच पड़ताल करना। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है डायग्नोजिंग का मतलब हो जाएगा एग्जामिनिंग। ओके ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 पर। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स या सेंटेंसेस। यानी कि ये 4 जो ऑप्शन दिए हुए हैं प्रत्येक क्वेश्चन में, इनमें से उन ऑप्शन को चुनना है जिसको कि गिवन वर्ड या गिवन सेंटेंस के लिए लिख सकते हैं। यानी कि जैसे सपोज करो इसके लिए इन चारों में से कौन सा वर्ड आ सकता है। तो सब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। डिसलाइक मतलब क्या होता है? नफरत। डिसलाइक मतलब क्या हुआ? नफरत या हेट। तो डिसलाइक तो बहुत ज़्यादा घृणा, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक मतलब बहुत ज़्यादा नफरत। तो इन चारों में से कौन ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होगा बहुत ज़्यादा नफरत? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेसिप्रोसिटी का क्या मतलब है। रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है कि खुद के या म्यूचुअल बेनिफिट के लिए एक दूसरे से चीज़ें एक्सचेंज करना। रेसिप्रोसिटी का मतलब क्या होता है? लेन देन, आपस में लेन देन। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। इंट्रेटी, इंट्रेटी का मतलब होता है रिक्वेस्ट। इंट्रेटी का मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना, किसी से विनती करना। तो ये भी नहीं होगा। मैलिस पर आ जाते हैं। मैलिस का मतलब होता है दूसरों को मानसिक पीड़ा पहुंचाने की भावना, या यूँ बोल सकते हैं दुर्भावना। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अगर 4 ऑप्शन में से ये 3 नहीं हो रहा है तो ये ऑब्वियस सी बात है ये होना चाहिए, तो ये होगा। और एनिमोसिटी, एनिमोसिटी का मतलब होता है क्या? स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, यानी कि नफरत या घृणा बोल सकते हैं। ओके, क्लियर ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। यानी कि उस प्लेस को क्या बोला जाता है जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है। ओके, तो द प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट इज कॉल्ड एवियरी। यानी कि वह प्लेस जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है उसको क्या बोला जाता है? एवियरी। हाउस, जैसे कि जान सकते हैं कौन रहता है हाउस में? ह्यूमंस। अ प्लेस वेयर ह्यूमंस लिव, या जहाँ पर लोग रहते हैं। एक्वेरियम, एक्वेरियम क्या हो गया? अ प्लेस और ग्लास हाउस मेड ऑफ, अ ग्लास हाउस वेयर फिश आर केप्ट। ठीक है, तो एक्वेरियम क्या हो गया हमारा? मछली घर। यानी कि एक्वेरियम जो शीशे के बॉक्स में जो है मछली को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? एक्वेरियम ना। लास्ट आता है एपियरी। एपियरी क्या होता है? एक ऐसा प्लेस जहाँ पर बीज को रखा जाता है, यानी कि मधुमक्खियों का जहाँ पर पालन किया जाता है। ठीक है, तो अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, यानी कि जहाँ पर मधुमक्खियों को पाला जाता हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग लॉस ऑफ मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 8, लॉस ऑफ मेमोरी का मतलब क्या हुआ? मेमोरी का लॉस हो जाना, मेमोरी खत्म हो जाना। ठीक है, पहला वर्ड है हमारा एम्ब्रोशिया। पहले जान लेते हैं एम्ब्रोशिया का मतलब क्या होता है। एम्ब्रोशिया मतलब होता है अमृत। एम्ब्रोशिया मतलब क्या होता है? अमृत, या यूँ बोल सकते हैं देवताओं का भोजन।
ये बोल सकते हैं देवताओं का भोजन। लॉस ऑफ मेमोरी का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं ना। नेक्स्ट देखते हैं इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब होता है इनएबिलिटी टू स्लीप, यानी कि सो ना सकने का रोग, यानी कि सो ना सकने का रोग, यानी कि ऐसी बीमारी जिसमें कि लोग सो नहीं पाते अच्छे से। फॉरगेट मतलब होता है भूल जाना, फॉरगेट मतलब होता है भूल जाना, बट ऐसा नहीं है कि ये है टेम्पोरेरी, टेम्पोरेरीली। परमानेंट इसमें मेमोरी लॉस नहीं होता है। फॉरगेट मतलब होता है कोई चीज़ भूल जाना, ठीक है ना। एमनिशिया, एमनिशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी, दैट इज परमानेंट लॉस ऑफ मेमोरी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। एमनिशिया मतलब क्या होता है, एमनिशिया का याददाश्त खो बैठने की अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, एमनिशिया। ओके, दैट इज लॉस ऑफ मेमोरी। ओके ना। क्वेश्चन नंबर 9, अ स्टडी ऑफ साउंड्स, यानी कि साउंड की यानी ध्वनि का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है। पहला है सेमेंटिक्स। पहले देख लेते हैं सेमेंटिक्स क्या होता है। तो सेमेंटिक्स होता है अर्थ विज्ञान। सेमेंटिक्स क्या होता है, अर्थ विज्ञान, यानी कि जिस या बोल सकते हैं स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, यानी कि जिस फील्ड में हम लोग वर्ड्स के मीनिंग का स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो कहलाता है सेमेंटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का अगर हिंदी देखा जाए तो मतलब होता है शैली विज्ञान। क्या होता है, शैली विज्ञान, यानी कि जिस फील्ड में हम लोग लिखने की डिफरेंट डिफरेंट शैली का अध्ययन करते हैं, ठीक है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट शैली का अध्ययन करते हैं लिखने की, वो कहलाता है हमारा शैली विज्ञान। नेक्स्ट है हमारा लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक मतलब होता है भाषा विज्ञान, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, लिंग्विस्टिक्स। ओके, सेमेंटिक्स हो गया अर्थ विज्ञान, स्टैटिस्टिक्स हो गया शैली विज्ञान, लिंग्विस्टिक्स हो गया भाषा विज्ञान। तो बचा हमारा ऑप्शन 4, दैट इज फोनेटिक्स। और फोनेटिक्स ही क्या होता है, स्टडी ऑफ साउंड्स, यानी कि जिस फील्ड में हम लोग साउंड की स्टडी करते हैं, ध्वनि का स्टडी करते हैं, वो हमारा कहलाता है फोनेटिक्स। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 से 12 बोला जा रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल, यानी कि इन चारों में से इस खाली जगह पे, इस ब्लैंक पर, ये जो खाली जगह है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैंक। ओके, इस ब्लैंक पर क्या फिल किया जाए ताकि ये सेंटेंस जो है मीनिंगफुल लगे। ओके, तो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 10 को। इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ वन शुड ईट अ डैश डाइट। डाइट मतलब होता है खाना, डाइट मतलब होता है खाना। तो कैसा हेल्थ मेंटेन करने के लिए, गुड हेल्थ, यानी कि अच्छा हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कैसा खाना खाना चाहिए। स्पाइसी यानी कि मसालेदार, तो बिल्कुल नहीं। सॉल्टी नमकीन, तो बिल्कुल नहीं। रिच, रिच खाना क्या होता है, ठीक है, तो ये तो कोई सेंस ही नहीं है। लास्ट है बैलेंस्ड। बैलेंस्ड मतलब होता है वैसा खाना जिसमें कि सारा जो न्यूट्रिएंट्स है, सारा जो विटामिन्स है, न्यूट्रिएंट्स है, वो एक बैलेंस्ड मात्रा में अवेलेबल हो, वैसे खानों को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। तो गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें कैसा डाइट खाना चाहिए, बैलेंस डाइट खाना चाहिए। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पुलिस डैश द मॉब। तो मॉब मतलब होता है क्या, भीड़। मॉब मतलब होता है भीड़। स्कैटर मतलब होता है बिखर जाना, ठीक है। ड्रॉप मतलब, ड्रॉप होता है ड्राइव का हमारा पास्ट फॉर्म, तो ड्रॉप तो होगा नहीं। डिस्पर्स होता है फैल जाना, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो पुलिस करेगी क्या आखिर, डिसबैंड, यानी कि भीड़ को क्या कर देगी, हटा देगी। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेफर्ड वाज लुकिंग आफ्टर
डैश ऑफ शीप। ठीक है, यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, ये है कलेक्टिव नाउन्स। ये क्या है? कलेक्टिव नाउन्स। यानी कि सपोज करो बहुत सारे रॉबर्स एक जगह हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? अ गैंग ऑफ रॉबर्स। क्या बोलते हैं हम लोग? गैंग ऑफ रॉबर्स। तो रॉबर्स के जो ग्रुप को हम लोग बोलते हैं गैंग ऑफ रॉबर्स। ठीक है, उसी तरह क्रू जो होता है वो होता है सेलर्स का, क्रू ऑफ सेलर्स। यानी कि सेलर मतलब नाविक, नाविकों का जो ग्रुप होता है वो कहलाता है क्रू ऑफ सेलर। ठीक है, फ्लीट, जो फ्लीट होता है हमारा वो होता है शिप्स का, यानी कि जहाज का या मोटर कार्स का। यानी कि जहाज़ों या मोटर कार के झुंडों को, ग्रुपों को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लीट ऑफ शिप्स। ठीक है, और ये जो सीप है ये SHEEP, ये हो गया भेड़िया, भेड़। ये क्या हो गया? भेड़। ठीक है, तो इनके ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लॉक। यहाँ क्या भरा जाएगा? फ्लॉक ऑफ शिप। ओके ना, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से 15। बोला जा रहा है फिल अप द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स अंडर इस सेंटेंस। यानी कि मेनली इस सेंटेंस में हम लोग को क्या करना है? प्रीपोजिशन फिल करना है। ओके, तो इसके लिए क्या हो, प्रीपोजिशन को फिल करने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है ज़्यादा। तो प्रीपोजिशन का जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस करें उतना प्रीपोजिशन में क्या होगा? मास्टरी हासिल होगी। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द विजिट फॉर द PM हैज़ बिन एडवांस्ड डैश टू डेज। यानी कि जो PM का जो विजिट है उसको क्या कर दिया गया है? एडवांस कर दिया गया है। ठीक है, बढ़ा दिया गया है। कितने दिनों के लिए? कितने दिनों से? 2 दिनों से। यानी कि क्या हो जाएगा? एडवांस्ड बाय 2 डेज। ठीक है, नॉर्मली ही स्टेज डैश अंटिल 11 PM दिस डेज। तो एक फ्रेज होता है स्टे अप। स्टे अप मतलब होता है देर तक जगना। स्टे अप मतलब होता है देर तक जगना। तो नॉर्मली ही स्टेज अप अंटिल 11 PM। ओके, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू रिलीजन डेट डैश एंशियंट टाइम्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिंस एंशियंट टाइम्स, बिकॉज सिंस का यूज हम लोग करते हैं फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस का यूज करते हैं हम लोग फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? सिंस का यूज होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या? सिंस। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे।